अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स का आज लेक्चर है, चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर का नाम है। इससे पहले मैं आप लोगों को चैप्टर 12 के गॉसेस लॉ का एक लेक्चर और चैप्टर नंबर 11 के 3 लेक्चर इम्पॉर्टेंट डिलीवर कर चुका हूँ सेक्शन सी के। आज के टॉपिक की ख़ास बात यह है कि इस चैप्टर में कोई लॉन्ग क्वेश्चन है नहीं, तो इस चैप्टर का मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 इम्पॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन हैं वो डिलीवर करने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओम्स लॉ आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा, 9-10 क्लासों में। बड़ा मशहूर लॉ है ये। लॉ जो है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम हरफ आम में वोल्टेज कहते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम हरफ आम में करंट कहते हैं, इन दोनों के दरमियान एक मैथमेटिकल लीनियर रिलेशनशिप के मुतालिक ये लॉ है। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट लॉ है, सिर्फ एग्ज़ाम के लिहाज से नहीं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिहाज से, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के लिहाज से और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के लिहाज से। तो ये इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा। ये मैंने बता दिया आपको कि ये V और I इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है। V को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है एक्चुअल ज़बान में, जिसको हम बोल के वोल्टेज जान छुड़ाते हैं, और ये इलेक्ट्रिक करंट है इसका पूरा नाम, जिसको हम सिर्फ करंट बोल के आगे बढ़ जाते हैं। ये प्योर पूरे वर्ड्स हैं इसके। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट, इन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप है। क्वांटिटेटिव लॉ है, यानी मैथमेटिकल सेंस है इस लॉ का। अब ये लॉ जो है इसकी स्टेटमेंट और फिर मैथमेटिक्स है। लॉ ये कहता है कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी वायर में या कंडक्टर में, उतना ज़्यादा करंट उस कंडक्टर या वायर में फ़्लो करेगा, प्रोवाइडेड, शर्त यह है कि इस माहौल में कोई फ़िज़िकल कंडीशन उस वायर की या सराउंडिंग की, मिसाल के तौर पे डेंसिटी वायर की, यानी उसका जो डायमेंशंस होती हैं कि कहीं से पतला हो गया तार, कहीं से मोटा हो गया, टेम्परेचर के ठंडे इलाके से गर्म इलाके में या गर्म से ठंडे इलाके में दाखिल हो गया, इस तरह की वेरिएशंस ना आए, वरना ये ओम्स लॉ इनवैलिड या गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। स्टेटमेंट बिल्कुल प्योर याद होनी चाहिए ताकि नंबर पूरे मिले एग्ज़ाम में। द करंट दैट इज़ I flowing through a conductor, conductor means wire means any substance which makes the flow of current or electric charges, electrons easily to pass through, बआसानी गुजरने दें। जैसे ये कॉपर वायर है तो बआसानी इधर से इधर करंट या चार्जेस चले जाएँ तो हम कहेंगे ये कंडक्टर है, कॉपर, सिल्वर, टंगस्टन, इस तरह के, प्लेटिनम, बहुत सारे हैं। is directly proportional to the potential difference V between the two ends of the conductor। कंडक्टर की स्टडी हमेशा इस लिहाज से होती है कि इसके जो 2 सिरे हैं इसके दरमियान क्या काम हो रहा है, यानी करंट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, इस एंड से इस एंड तक, या पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो रहा है इस दोनों एंड्स के अक्रॉस। तो इसलिए बिटवीन द एंड्स या अक्रॉस द एंड्स, ये लफ्ज़ बहुत सुनेंगे आप। प्रोवाइडेड फिज़िकल स्टेट, ये कंडीशंस जो होती हैं लॉस की, लिमिटेशंस होती हैं कि अगर ये डिनाई हो गई या ओवर रूल हो गई तो लॉ गलत महसूस होगा। लॉ गलत होता नहीं है, इन कंडीशंस को इग्नोर करने से ये लगता है कि लॉ गलत है। डेंसिटी, टेम्परेचर, वेलोसिटी, डायमेंशन एक्सेट्रा डज नॉट चेंज, ये शर्त है इसकी कि तब्दील नहीं होना चाहिए। तो आसान सा लॉ है, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। अब ये देख लें, यानी करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा वोल्टेज गुजरेगा किसी कंडक्टर के अक्रॉस, उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उसके 2 एंड्स के दरमियान।
अब प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट आना चाहिए, तो कांस्टेंट आएगा पहले मरहले में के, जिसको कहेंगे कंडक्टेंस। इसका रेसिप्रोकल होगा रेजिस्टेंस, क्योंकि कंडक्टेंस इज द अलाउंस ऑफ करंट टू पास थ्रू अ कंडक्टर ऑफ वायर, रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन और हिंड्रेंस टू रिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक द करंट टू पास थ्रू, या कंट्रोल द करंट। ब्लॉक तो पूरा नहीं करेगा कि रोक दे, कंट्रोल करेगा, कुछ फिल्टर करेगा फिर भेजेगा। तो अब ये I इक्वल टू के भी हो गया। अब के का रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस। सही है, ये लाइन जो लिखी हुई है ये समझाने के लिए लिखी हुई है, आप ना भी लिखें कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये इसलिए लिख दिए कंडक्टेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये स्टेप ऑप्शनल है, आप डायरेक्ट इसके बाद यहाँ आ सकते हैं कि कंडक्टर का जो कंडक्टेंस होती है द रेसिप्रोकल इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, यानी इसका उल्टा जो होगा रेसिप्रोकल जो होगा 1/, वो रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो ये आसान सा जो है टॉपिक ख़त्म पे आ गया, लेकिन तकरीबन 2 से 3 टॉपिक होंगे ताकि इस चैप्टर के सारे शॉर्ट आपके कवर हो जाएं कि उसमें कोई भी आए तो आप कहें कि ये तो सर ने अच्छा करा दिया। अब R 1/K है तो इसका मतलब K 1/R हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो अब इस K को ले आके यहाँ पुट कर दें तो K हो जाएगा 1/R क्रॉस मल्टीप्लाई पे मशहूर ज़माना इस ओम्स लॉ का फॉर्मूला आ जाएगा, जिसको हम V = IR कहते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, काफ़ी सारे टीचर्स या कुछ स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये K के बग़ैर R ले आओ, मेक इट वेरी श्योर। यूँ करेंगे वो, फिर V = IR ले आएंगे और कहेंगे हो गया, सर ने इतने फालतू कराया। फालतू नहीं, ये गलत है। किसी भी जाके फिज़िक्स के टीचर या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बनाने वाले से पूछ लें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पूछ लें, वो कहेगा कि ये गलत बात है, क्योंकि करंट पे वोल्टेज डिपेंड नहीं करता, वोल्टेज पे करंट डिपेंड करता है। वोल्टेज आएगा तो करंट चलेगा। आप अपने घरों में, अपनी ज़िंदगियों में चेक कर लें, सप्लाई आती है आउटर सर्किट से, यानी जो उसका आपके इलाके में डिस्ट्रीब्यूटर होगा, वहाँ से उसने वोल्टेज की सप्लाई भेजी 220 की या 230 की, उसकी बुनियाद पे अब आपके घर में जो वोल्टेज है उसकी बुनियाद पे करंट और चीज़ें चलेंगी। पंखा चलेगा, बल्ब चलेगा, मोटर चलेगी, इस तरह की मशीनें चलेंगी, ये सब। तो आई एम वेरी श्योर। तो ये शॉर्ट हैंड टेक्निक ना निकालें, क्योंकि ये गलत टेक्निक से ये होता है कि आ तो जाते हैं V = R एक लाइन में, लेकिन वो प्रोफेसर लोग काट देंगे, कहेंगे ये कौन सा ओम्स लॉ है भाई। तो ये ख्याल रखिएगा, मेरा काम बताना था, नॉलेज देना सही अंदाज की। इसलिए देखिए मैं कहता हूँ ना, अंडरस्टैंडिंग और ये कॉन्सेप्ट्स ये टाइम ले लेते हैं थोड़ा लेक्चर में। तो आप भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग और मार्क्स के हुसूल के लिए पढ़ रहे हैं तो ये सब सही मिलकर टाइम लेगा। सही है, आपके लिए थोड़ा मैंने वाज़ा कर दिया कि क्या हुआ। R 1/K तो K = 1/R ऊपर वाली इक्वेशन में रख दिया, जहाँ पे था I = KV, तो K की जगह हो गया 1/R, क्रॉस किया। ये मशहूर ज़माना है, इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं, न्यूमेरिकल्स के लेक्चर भी जा रहे हैं, पता है ना। तो ये ओम्स लॉ हो गया। ओम्स लॉ का एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी होती है, और वो ये होती है कि एक स्ट्रेट लाइन। ये इस बात का सबूत होता है कि ये दोनों क्वांटिटीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज़ का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है, यानी V बढ़ता जाएगा तो करंट बढ़ता जाएगा। यानी तसव्वुर करें समझाने के लिए कि यहाँ पे ये वोल्ट है 200 वोल्ट, फ़र्ज़ करें इस पर करंट आया 5 एम्पियर, तो ये जितना आप बढ़ाते जाएंगे उधर देखें करंट बढ़ता जाएगा। तो समझ में आया, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं करंट बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए एक स्लोप बन गया। चैप्टर 7 आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ा होगा, स्लोप, ग्रेडियंट, चैप्टर 7 मैथ्स, स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी I परपेंडिकुलर y एक्सिस पे लिया है और बेस V x एक्सिस पे लिया है, तो I/V का रेसिप्रोकल हो गया V/I जो कि है K। समझ में आई कुछ बात? यानी I/V से तो क्या आ गया था, I/V से आ गया था
के, ठीक है। तो के किसका रेसिप्रोकल था? आर का। तो आई अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। तो v इज इक्वल टू आई आर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आई अपॉन वी इज इक्वल टू के। तो करेक्शन करें यहाँ पे आई और v, क्योंकि y एक्सिस अपॉन x एक्सिस होता है। तो आई अपॉन वी, ये आई अपॉन वी है करेक्शन। तो ये देखा करेक्शन नहीं कराऊँ तो मतलब यानी कि अगर मैं भी रट के पढ़ा रहा हूँ तो अभी गलत सलत हो जाए। बारीकियाँ आ रही हैं तो देखिए मैं हाजिर दिमागी से बता रहा हूँ कि ये क्या हुआ। तो ये अच्छा, आपको सिर्फ ब्लैक लाइन बनानी होगी इम्तिहान में। अगर सवाल यूँ आ जाए स्टेट एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ, स्टेट ओम्स लॉ, नो नीड फॉर ड्राइंग ग्राफ। क्वेश्चन भी नोट डाउन कर रहे हैं ना कि किस तरह का सवाल तो किस तरह की रिक्वायरमेंट। स्टेट ओम्स लॉ ग्राफ नहीं बनेगा। स्टेट एंड एक्सप्लेन तो एक्सप्लेनेशन का हिस्सा है ये ग्राफ। ओके हो गया। तो ये ओम्स लॉ का तो टॉपिक ख़त्म हो गया, लेकिन इसके आगे अब एक टॉपिक आएगा इस रेजिस्टेंस की वजह से। ये जो रेजिस्टेंस है आर, इसकी वजह से एक टॉपिक आएगा जिसका नाम होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, कि वो कौन से पैरामीटर्स हैं। अच्छा ये एमसीक्यूज भी है ना, याद कर ली ना। स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है ओम्स लॉ का। और ये भी देखें इस चीज़, ज़ीरो वोल्टेज पर ज़ीरो करंट, यानी अगर आपने स्विच ऑफ कर दिया तो इसका मतलब ज़ीरो वोल्टेज है, तो हर चीज़ का करंट ज़ीरो हो गया। पंखा है, बल्ब है, हर चीज़ बंद हो गई, ऑफ हो गई। अंडरस्टैंडिंग गुड, वेरी गुड। अच्छा लिमिटेशन अभी तक बोर्ड एग्ज़ाम में आई नहीं है, नॉलेज के लिए देखनी है तो देख लें। नॉलेज इज़ पावर। लिमिटेशन ये है कि मेटालिक रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल हो सकता है लॉ। मेटालिक रेजिस्टेंस का मतलब जो मेटालिक वायर्स होते हैं, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, टंगस्टन हो गया, प्लेटिनम हो गया, कॉन्स्टेंटन हो गया, एक्सेट्रा, उसके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं ये। यानी कि हम नॉन मेटल चीज़ों पे ओम्स लॉ नहीं लगा सकते। फॉर स्टेडी करंट्स, करंट मुसलसल एक जैसा आ रहा हो। देखा हो कुछ इलाकों में फ्लक्चुएशन होती है वोल्टेज और करंट की, यानी अचानक से लगता है पंखा हल्का चलने लग गया, लाइट एकदम ब्राइट हो गई। ये जो फ्लक्चुएशन है, ऐसे जगहों पे हम ओम्स लॉ को इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्टेडी करंट मतलब कांस्टेंट स्मूथ फ्लो चल रहा हो उस सप्लाई के साथ, तब ओम्स लॉ इस्तेमाल हो सकता है। और ओमिक कंडक्टर्स, ओमिक कंडक्टर्स आर फाउंड इन मेटल्स। जैसे इंसानी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, ये नॉन ओमिक कंडक्टर है। नॉन ओमिक कंडक्टर मतलब कभी देखा होगा खबरों में, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, कि बारिश हुई, पानी आया, किसी ने इस तरह के कोई वायर को या भूल से उसको पानी में करंट आ गया, तो वो करंट उसको लग गया, करंट उसमें से पास हो गया। तो ये देखो ह्यूमन बॉडी हमारी नॉन ओमिक कंडक्टर है, यानी सर्किट बन गया, कंडक्टर जैसा बन गया, लेकिन नॉन ओमिक, क्योंकि हम मेटल के बने हुए तो नहीं है, मेटल के तो नहीं है ना भाई, हमारे तो गोश्त पोश्त है, खून है, क्या क्या है। तो ये नॉन ओमिक कंडक्टर पे, यानी इंसानों पे, इस तरह जानवरों पे, इस पर अप्लाई नहीं हो सकता। मेटल्स पे या वायर्स के ऊपर इस्तेमाल हो सकता है। नॉलेज सी दे दी। अच्छा ये है वो टॉपिक जो आता भी है और आ भी सकता है, कि डायमेंशंस के साथ क्या ताल्लुक़ है रेजिस्टेंस का। डायमेंशंस का मतलब होता है, इस डायग्राम को देखें, ये एक वायर का मंजर है। तार जो होता है, कंडक्टर ही वायर है। इसकी लंबाई एक है L लेंथ, इसकी एक मोटाई है थिकनेस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। गोल चीज़ का होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये न्यूमेरिकल में भी मैंने आपको बताया, नहीं तो बताऊंगा अगले लेक्चर में जब न्यूमेरिकल होंगे, कि गोल चीज़, जैसे मार्कर मेरे हाथ में गोल है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकलेगा। जो चौड़ी चीज़ होती है रेक्टेंगुलर या स्क्वायर, उसका लेंथ इनटू ब्रेड्थ से निकलता है। वायर जो है हमारे सिलेबस में वो सर्कुलर वायर है, चिपटा फ्लैट वायर नहीं है, सर्कुलर। तो सर्कुलर वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, यानी थिकनेस, के कितना मोटा या कितना गोल तार है। और ये रेजिस्टेंस का सर्किट सिंबल, ये लहर जो नज़र आ रही है सर्किट सिंबल होता है। जैसे कैपेसिटर का चैप्टर 12 का आपको लेक्चर दिया है, 11 की तरह का निशान होगा, ये कैपेसिटर का होगा। ये निशान जो लहरिया है, ये देखिए, ये इसी चीज़ के लिए जिगजैग है कि रुकावट आ रही है करंट में। ओम इसके यूनिट्स होते हैं, ओमेगा इसको पढ़ते हैं, लेकिन ओम इसको बोला जाता है
कि इतनी ओम की रेजिस्टर, इतने ओम की रेजिस्टेंस। अब तहकीक ये कहती है कि एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जितना लंबा तार होगा, जितना लॉन्गर वायर होगा, उतनी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, यानी करंट डाई डाउन होता जाएगा, करंट हल्का होता जाएगा। जो करंट और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और जितना आप थिक वायर करते जाओगे, मोटा, तो रेजिस्टेंस जो है वो थिकनेस बढ़ने से कम होती जाएगी। यानी पतले तार की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और मोटे तार की रेजिस्टेंस कम होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और लेंथ में ज़्यादा पे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, कम पे कम होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चेक कर लें, दो लाइन की इसकी डिस्क्रिप्शन है, डायग्राम बनानी पड़ेगी अगर ये सवाल आ जाए कि हाउ द रेजिस्टेंस इज़ अफेक्टेड बाय द डायमेंशंस। हाउ द रेजिस्टेंस इज़ अफेक्टेड बाय डायमेंशंस, के डायमेंशंस बदलने से, यानी तार की लंबाई और मोटाई बदलने से किस तरह उसकी रेजिस्टेंस पर असर पड़ता है। तो ये दो फैक्टर्स तो इसके मैथमेटिकल फैक्टर्स हैं। थर्ड फैक्टर बोनस है, उसको कहते हैं मटेरियल फैक्टर। वो मैथ्स नहीं होगी, उसमें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स या मैटर होगा। लेंथ ऑफ कंडक्टर बता चुका हूँ, जल्दी से अब देख लें कि लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फैक्टर 1। क्रॉस सेक्शनल एरिया, गोल चीज़ का क्रॉस सेक्शनल एरिया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये देखिए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सिंपल। यानी इसमें अगर हम एरिया को कम रखेंगे, यानी तार की मोटाई को, गोलाई को कम रखेंगे, तो रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। समझ गए भाई? अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक रिजल्ट आएगा, उससे एक टॉपिक बनेगा रेजिस्टिविटी का, रॉ का, जिसका लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखिए, दो हो गए फैक्टर और दोनों से हो गए मैथमेटिकल रिलेशन। तीसरा जो है वो पढ़ लें, ये MCQs में काम आ सकता है कि हर मटेरियल अपने लिहाज से अपनी रेजिस्टेंस रखता है। यानी डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट रेजिस्टेंसेस। यानी कॉपर वायर जो होगा उसी लंबाई और चौड़ाई वाले सिल्वर वायर का अलग होगा, कॉन्स्टेंटन, टंगस्टन, अलग अलग वायर, प्लेटिनम, सबका अलग अलग होगा। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, जिसको कहते हैं मटेरियल ऑफ कंडक्टर, के अंडर सेम कंडीशन वायर ऑफ डिफरेंट मेटल्स। आ गया ना? यानी ये मेरे पास कॉपर है, ये मेरे पास सिल्वर है, ये मेरे पास एल्युमिनियम है, तो तीनों की लंबाई एक है, तीनों की लंबाई एक है और तीनों की मोटाई भी एक है। सॉरी फॉर दैट, तीनों की लंबाई एक है और तीनों की मोटाई भी एक है, लेकिन रेजिस्टेंस अलग होगी क्योंकि तीनों का मटेरियल अलग है। बात समझ में? ये कहना चाह रहे थे इसमें। अब दोनों को कंबाइन कर दें आप, तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, एरिया के इन्वर्सली, तो L न्यूमरेटर में आ गया, A डिनोमिनेटर में, प्रोपोर्शनैलिटी हटी तो आ गया रॉ। ये एक टॉपिक है, इसको संभालना होगा आपको। रॉ जैसे जो चैप्टर 11 में आया था, P = 1/3 रॉ, वहाँ रॉ का मतलब था डेंसिटी गैस की, यहाँ पे रॉ का मतलब हो जाएगा रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दो नाम है इसके। रेजिस्टिविटी ज़्यादा लोग पहचानते हैं, स्पेसिफिक आप लोग पहचाने, क्योंकि MCQs या न्यूमेरिकल में हो तो ये नहीं कि हमें पता ही नहीं। रीड करते हैं इसको, रॉ कहते हैं इसको, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब ये है क्या? ये है ये रॉ R/L/A। इसको अपॉन में ले जाए तो L/A आ जाएगा। यानी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर और कंडक्टर पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कितनी रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर वायर ने ऑफर की, कितने लेंथ के वायर में और कितने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, दैट इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस ऑफर्ड पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया, मैथमेटिकल डेफिनेशन है, इसलिए देखिए मैं आपको इशारे से समझा रहा हूँ। रेजिस्टेंस पर यूनिट, अपॉन का मतलब पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यकीन नहीं आ रहा? देख भी ले, नीचे डेफिनेशन यही लिखी होगी, ये देख ले भाई, देखें क्या लिखी हुई है। रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर वायर इज द
रेजिस्टेंस ऑफर्ड, ये मिटा दूंगा फिर भी देख लें, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वायर पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन। या ये पढ़ ले भाई, लिखा हुआ है ये कितनी रेजिस्टेंस, कितने लंबे तार में, कितने मोटे तार में पर यूनिट, ये उसकी रेजिस्टिविटी है। अब ख्याल रखिएगा, रेजिस्टिविटी एक अलग चीज़ है, रेजिस्टेंस एक अलग चीज़ है। रेजिस्टिविटी जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, रेजिस्टिविटी जो है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। यानी कॉपर अगर है तो दुनिया के कोई भी प्योर कॉपर वायर के रेजिस्टिविटी का वैल्यू एक जैसी होगी। बुक में ये प्रिंटेड वैल्यूज़ है, न्यूमेरिकल के दिन दिखाऊंगा वो पेज खोल के, कॉपर के सामने रॉ की वैल्यू फिक्स लिखी हुई होगी। इसी तरह जो है सिल्वर हो, प्लेटिनम हो, हर वायर की अपनी अपनी, हर कंडक्टर की, मैटर की अपनी अपनी रॉ की वैल्यू होगी। रेजिस्टेंस बदलती रहेगी, यानी यही कॉपर वायर है छोटा, ये है बड़ा, रेजिस्टेंस बदल जाएगी लेकिन रेजिस्टिविटी दोनों की सेम रहेगी। ये है प्लेटिनम वायर, ये भी है प्लेटिनम वायर, ये पतला है, ये मोटा है, ये थिनर है, ये थिकर है, रेजिस्टेंस बदल जाएगी, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी क्योंकि मटेरियल सेम है। गॉट इट, गेट इट। अच्छा, इसके यूनिट्स देख लें कैसे आए। रेजिस्टेंस के ओम होते हैं, एरिया के मीटर स्क्वायर होते हैं, लेंथ के मीटर होते हैं, मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, ओम मीटर। तो ओम मीटर इसके यूनिट्स आ गए रेजिस्टिविटी के। एमसीक्यूज भी कवर हो रही है, टॉपिक भी चल रहे हैं। अच्छा जी, आज का आखिरी टॉपिक है, 5 से 10 मिनट लग सकते हैं, कि रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। जो हमने इसकी स्टेटमेंट में पढ़ा था ओम्स लॉ की, ये उसकी मैथमेटिकल और थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन आ गई कि किस तरह गर्म करने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। जो भी मैंने कहा ना, प्रोवाइडेड ओम्स लॉ, भूल गए, अभी तो बताया था। तो पहले इसका थ्योरेटिकल सेंस है, फिर इसका मैथमेटिकल, फिर आज का लेक्चर इंशाल्लाह हो जाएगा ख़त्म। अच्छा, इसी हेडिंग को आप दो तरह लिख सकते हैं, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी या डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। ये दोनों तरीके स्टाइल चल सकते हैं। ये किस बुनियाद पे चल सकते हैं, क्वेश्चन रीड करेंगे आप कि अगर लिखा हो हाउ रेजिस्टेंस इज़ अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, तो आप रेजिस्टेंस की हेडिंग लगा देंगे। हाउ रेजिस्टिविटी इज़ अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, तो आप रेजिस्टिविटी की हेडिंग लगा देंगे। सर ज़्यादा क्या आता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा आता है, तो आप रेजिस्टेंस की हेडिंग लगा दें। अगर मेन लगानी है, रेजिस्टिविटी ब्रैकेट में कर दें। अच्छा, इसका ग्राफ पहले दिखा देता हूँ, उससे आपको ये इंग्लिश कुछ समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। इसका ग्राफ देख लें, ये देखें, ग्राफ ये बोल रहा है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बढ़ती आती है। एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस का आर होगा, रेजिस्टिविटी का रॉ होगा, सही है। एक्सपोनेंट -8 तो ये लिखा है कि ये आमतौर पे रेजिस्टिविटी किस ऑर्डर की होती है, बहुत स्मॉल वैल्यू होती है। न्यूमेरिकल में इसको भी जस्टिफाई कर लीजिएगा कि रॉ इज़ अ वेरी स्मॉल वैल्यू, एक्सपोनेंट -6, -7, -8, बड़ी नहीं मिलेगी आपको वैल्यू। अब इसमें देखिए, ये डार्क लाइन जो है ये प्रैक्टिकल है कि टेम्परेचर 0 के अबव और बिलो एक हद तक तो लीनियर चलता है। लीनियर का मतलब टेम्परेचर बढ़ाया रेजिस्टेंस बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ाया रेजिस्टेंस बढ़ी। लेकिन एक वक्त आता है कि वो शूट कर जाता है, यानी लग रहा है ना कि 400 के आगे पीछे एकदम से इसको क्या हुआ, यानी ये हमारी लीनियर एक्सपेक्टेड है, स्ट्रेट लाइन जो चल रही है डॉटेड, कि ये ख्वाहिश, इंसान की ख्वाहिश, इंजीनियर की ख्वाहिश, लेकिन प्रैक्टिकली ये डार्क लाइन है। क्यों ऐसा? क्योंकि आप जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं किसी सॉलिड में, क्रिस्टल लैटिस में यानी मेटल्स में, वो सैचुरेशन की तरफ चले जाते हैं, पिघलने लग जाते हैं, यानी उनकी फ्यूजन होने लग जाती है अगर हद से ज़्यादा गर्म कर दें। तो इसलिए उसके बाद वो उसको सस्टेन नहीं कर पाते उस हीटिंग को, और एकदम से उनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, यानी लीनियर नहीं रहती, नॉन लीनियर अंदाज में हाइप क्रिएट करके एकदम से शूट करके आगे चली जाती है। तो ये ग्राफ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि प्रैक्टिकल एक हद तक तो लीनियर रहेगा ग्राफ, लेकिन उसके बाद नहीं। लेकिन लीनियर का मतलब है कि ये ख्वाहिश है किसी ऑब्जर्वर की या किसी एक्सपेरिमेंटर की, लेकिन वो होता नहीं है। और वाई एक्सिस पे रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। अब इसकी वर्डिंग देख लें जल्दी से, ताकि दी एंड पे हम आ जाएं। ये देख लें भाई, क्या लिखा हुआ है, इट हैज़ बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली
कि तजुर्बात ये कहते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ाती है टेम्परेचर के साथ, देखिए इंक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर, यानी इसको यूँ समझ लें कि टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ी, लेकिन बीच के सीन क्या हुए, बीच के सीन समझें, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो जो ओरिजिनल साइड्स पे क्रिस्टल लैटिस पे बैठे हुए एटम थे उनमें वाइब्रेशन बढ़ी। यानी अब ये थ्रू प्रॉपर चैनल आपको समझा रहा हूँ कि टेम्परेचर बढ़ा तो वाइब्रेशन रेट बढ़ा, जब वाइब्रेशन रेट बढ़ा तो कोलिजन, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ गई। कोलिजन रेट, किसका कोलिजन रेट बच्चों? जो एटम्स ऑफ लैटिस का फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ, जो फ्री इलेक्ट्रॉन करंट प्रोड्यूस करते हैं किसी कंडक्टर में, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो अपनी साइड पे बादशाह बनकर बैठे रहते हैं वो क्रिस्टलाइन लैटिस वाले एटम्स होते हैं, जिसको हम मेटल्स में पढ़ते थे या सॉलिड्स में केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के चैप्टर 6 में। तो ये उनका टकराव बढ़ जाएगा। जब टकराव बढ़ेगा तो क्या होगा? टकराव बढ़ने से ये होगा कि ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी which is responsible for the production of current, it is the component of velocity which is responsible for the production of current। अब अगर आप ट्रैफिक जाम में फंस जाएं तो बताएं क्या होता है? रगड़ रगड़ के गाड़ियाँ चल रही होती हैं, यानी बम्पर टू बम्पर, नेक टू नेक, तो ये कम हो जाएगा। अब बताएं क्या हुआ? अगर ये वेलोसिटी करंट प्रोड्यूसर है तो वेलोसिटी कम होने से हो गया करंट कम। ओम्स लॉ में क्या बताया था मैंने? करंट कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, याद नहीं आया ये V = IR, तो I = V/R, तो I is proportional to 1/R हुआ। V is कांस्टेंट, वोल्टेज कांस्टेंट आएगा ना भाई, वरना चीज़ें फ्लक्चुएट करने लग जाएंगी। V कांस्टेंट, देखा साबित हो गया, यानी करंट कम हुआ तो रेजिस्टेंस बढ़ गई। अब इस पहली लाइन को आखिरी से मिलाएं, समझ में आया सर का पढ़ाना? नहीं आया? मर्जी आपकी, जा सकते हैं, यू हैव राइट टू गो। तो टेम्परेचर बढ़ने से इस थ्रू प्रॉपर चैनल से रेजिस्टेंस बढ़ गई, यानी टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। वर्डिंग भी पढ़ लें, यही लिखा होगा वर्डिंग में, जो मैंने आपको शॉर्ट हैंड टेक्निक से एक्सप्लेन करने की कोशिश की बेहतर अंदाज में, कि कॉन्सेप्चुअल समझेंगे तो वर्डिंग की लर्निंग भी इंशाल्लाह आसान हो जाएगी। तो कुछ बारीकियाँ समझ में आ रही हैं भाई? इसके बाद एक मैथमेटिकल रिलेशन है इसी टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के साथ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। चलें जी, वो देख लें और छुट्टी मनाएं। ये आ गया आपका वो टॉपिक। अच्छा, इस टॉपिक में आपको चैप्टर 11 के उस टॉपिक की रिफ्लेक्शन आएगी जिसको हम कहते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, छोटा टॉपिक जल्दी से ख़त्म कर दें। रेजिस्टेंस इनिशियल जो होती है उसको स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कहते हैं, R0 ले लें, क्योंकि ज़ीरो इसलिए लिखते हैं कि 0 डिग्री पर फैब्रिकेट होती है, इसको स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कहते हैं। थ्योरी भी लिख लें भाई, काम आ जाएगी किसी दिन, और न्यूमेरिकल में भी काम आ जाएगी, और MCQs में भी। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जिसको R0 लिखा जाता है। अब गर्म करें तो किसी ख़ास टेम्परेचर पे पहुंच गया वो T डिग्री पर, तो उसको RT लिख दें, टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस एट अ टेम्परेचर T। अब चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? डेल्टा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी हॉट माइनस कोल्ड, तो हॉट था T, कोल्ड था 0, तो हॉट माइनस कोल्ड आ गया, डेल्टा T होगा T-0। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होगी? हॉट रेजिस्टेंस माइनस कोल्ड रेजिस्टेंस, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर है, एट हाई टेम्परेचर, और ये एट लो टेम्परेचर है। तो आप लोग समझदार हो गए माशाल्लाह। क्या कि हाई टेम्परेचर वाले में से लो टेम्परेचर की रेजिस्टेंस माइनस करेंगे तो पॉजिटिव जवाब आएगा ना, बड़े में से छोटा। तो देखिए, ज़्यादा में से गर्म में से ठंडे वाली रेजिस्टेंस को माइनस किया तो वो आ गया डेल्टा R। अब पीछे क्या पढ़ा था हमने कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया दोनों के। और रेजिस्टेंस इनिशियल भी जितनी ज़्यादा होगी, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस भी उतनी ज़्यादा होगी। इस जुमले का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें कि इस वक्त इसकी रेजिस्टेंस 10 ओम है और इसको मैंने 100 डिग्री तक गर्म किया। फ़र्ज़ करें इसकी 100 ओम है और इसको भी 100 डिग्री तक गर्म किया, ये ज़्यादा रेजिस्टेंस में बढ़ जाएगा क्योंकि इसकी इनिशियल ओरिजिनल 100 ओम थी और इसकी 10। गॉट इट? यानी शुरू में अगर रेजिस्टेंस कम है तो फॉर द सेम राइज ऑफ टेम्परेचर
ये कम रेजिस्टेंस ज़्यादा करेगा और ये ज़्यादा, जिसके इनिशियल या ओरिजिनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है फॉर द सेम राइज ऑफ टेम्परेचर। ओके हो गया। तो ये टॉपिक ख़त्म पे आपके लिए आने जा रहा है। ये देख लें भाई, आपके सामने आ गया ये टॉपिक का एंड। सिर्फ यहाँ पे रेजिस्टिविटी यानी अल्फ़ा की डेफिनेशन होगी, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। आर टी माइनस आर टी, आर नॉट हो गया डेल्टा आर, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटा तो आ गया आपका ये अल्फ़ा, नज़र आया अल्फ़ा, क्योंकि डेल्टा का मतलब तो ये माइनस था, लिख दिया। प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटेगा तो एक चीज़ आएगी ना भाई, वो आ गई अल्फ़ा, नहीं समझे ये। तो ये इज इक्वल टू हो गया, तो यहाँ पे एक अल्फ़ा आ गया। अब समझ में आया, यानी आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू अल्फ़ा आर नॉट डेल्टा टी। अब समझ में आ गई बात। अब खुद देखें क्या होगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू दिस अपॉन, आया ये कह रहा हूँ, अल्फ़ा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट डेल्टा टी। चाहे तो ये स्टेप फेयर कर लें ताकि कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। इस अल्फ़ा को कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। जिस तरह चैप्टर 11 के अल्फ़ा को कहते थे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन या कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, याद आ गया बच्चों। तो उसी तरह यहाँ पे हो गया कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। अच्छा, इसके यूनिट्स पर केल्विन या पर डिग्री सी, कैसे? रेजिस्टेंस ओम में, इनिशियल रेजिस्टेंस भी ओम में, टेम्परेचर केल्विन में, तो ये कट के केल्विन इनवर्स। अगर ये होता डिग्री सी में तो ये आ जाता और करके डिग्री सी में इन्वर्स। तो आप ये नीचे से देखें या वहाँ ऊपर से देखें, दोनों सूरतों में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसके यूनिट्स होंगे। और इत्तेफाक से कोफिशिएंट ऑफ लीनियर वॉल्यूम एक्सपेंशन अल्फ़ा बीटा के चैप्टर 11 में भी यही थे। लेकिन एमसीक्यूज़ भी कवर करा रहा हूँ, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए लेकिन कहें कि फ़ायदा भी तो हो रहा है बच्चों। क्लियर हो गई बात? डेफिनेशन पढ़े मेरे साथ। द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, ओ सॉरी रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल और स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस पर केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। मैथमेटिकल डेफिनेशन, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, फ्रैक्शनल इससे बोल रहे हैं कि मामूली चेंज होगी। यानी अगर 10 ओम है तो 10.1 हो जाएगी, 10 की 100 थोड़ी हो जाएगी। न्यूमेरिकल में देखिएगा 10 की 10.1 फ्रैक्शनल चेंज होती है, 100 है तो 100.2 हो जाएगी। पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। देख लीजिए, यही लिखा हुआ है, पर केल्विन और पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन या चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे एंड है आपका लेक्चर। ये क्या कर दिया सर आपने? अगर वो एक फरमाइशी प्रोग्राम ले आए इम्तिहान में कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टेंस एट अ गिवन टेम्परेचर, तो ये तो नहीं था, ये तो अल्फ़ा कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन का, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो है फॉर्मूला था। ये हमें 2 लाइन बढ़ानी पड़ेगी। कैसे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो अल्फ़ा आर नॉट डेल्टा डी, यानी वहाँ से वो फार्मूला पहले उठाएंगे, वी हैव या वी नो दैट करके, ठीक हो गया। अब ये आर नॉट उधर ले आके आर नॉट प्लस कर दे, माइनस है इधर तो उधर जाके इज इक्वल टू प्लस हो गया। इन दोनों में से आर नॉट कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ अल्फ़ा डेल्टा टी बचा। दैट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस एट अ गिवन टेम्परेचर टी। हेडिंग आ गई। यानी इसके लिए अब आपको अगर ये पता हो, अल्फ़ा और डेल्टा टी पता हो, तो एट अ गिवन टेम्परेचर हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल में भी काम आएगा, डेरिवेशन भी हो गई। और उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो गया होगा आज के लेक्चर से इंशाल्लाह माशाल्लाह। तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना और सबका ख्याल बहुत रखिएगा। सेहत ज़िंदगी है तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे एक नई लेक्चर वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।